सबसे पहले तो मैं एक बार जो इतनी शानदार प्रस्तुति हुई है उसके लिए सबसे बोलूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि जैसा हम सभी को धरा जी ने बताया कि ये जो लिट फैक्टर है ये एक्चुअली हर विमेन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अदिति की जर्नी जानने के बाद आपको और रियलाइज होगा कि ये क्यों जरूरी है। सो अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम Aditi again from and it is opportunity for me to be a moderator for Aditi, क्योंकि आज इनको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद इनको आज तक नहीं पता है मेरे साइड से। ऑल्दो वी आर गुड फ्रेंड्स बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पास्ट में जाके शायद मैं वो शेयर करूंगी, आप लोग को पता चलेगा। एंड आई होप आज हम दोनों जो बातचीत करेंगे उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी फीमेल की लाइफ में इम्पैक्ट जरूर आएगा। दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव टू बी हियर। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले मैं अदिति के बारे में एक चीज बताऊंगी। मेरा इंट्रोडक्शन मैडम ने बहुत अच्छे से दे दिया है, सो आई डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन एज ऑफ नाउ। जब मैं सबसे पहली बार इंदौर में आई 2015 में और मेरी शादी हुई, एज ऑल विमेन, मतलब जब आप अपनी शादी के बाद आप किसी शहर में आते हो दो चीज़ों से आप सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। वन इज रास्ते एंड दूसरा इज रिश्ते। होते ही नहीं है, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे, आपको रास्ता नहीं पता होगा, वो शहर आपको कभी पसंद नहीं आएगा। सेम हैपेंड विथ मी जब मैं भोपाल से इंदौर शिफ्ट हुई। मैंने 2015 में एक पीथमपुर इंडस्ट्री में काम किया 6 महीने। उसके बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया क्योंकि मुझे अपना कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना था। एंड जब भी मैं गूगल पे सर्च करती थी कि इंदौर में ऐसा क्या है, यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे विमेन, कौन कौन सी विमेन है जो काम कर रही हैं, मेरी सबसे पहली सर्च में सिर्फ अदिति चौरसिया का नाम आता था। सो क्लैप फॉर दिस। And this is a truth. I hope you were also not aware about it. Am I right? I hope You mentioned in one of your event, but yes, yeah. yes. So she was the one जिनको मैंने 2016 में जनवरी में सबसे पहले सर्च किया when I was starting my startup। तो मुझे ऐसा लगता था इंदौर में इतनी कमी क्यों है, ऐसी कोई फीमेल आगे बढ़ के क्यों अपने काम नहीं कर रही हैं। अब तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं एंड वी आर डूइंग अमेजिंग। बट स्टिल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे लगता है आज भी, मैं पॉश कंसल्टेंट भी हूँ। पॉश आई थिंक मैनी ऑफ विमेन नोज, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, मैं उसकी कंसल्टेंट हूँ। तो जब मैं डाइवर्सिटी और इक्वालिटी और इंक्लूजन की बात करती हूँ तो डाइवर्सिटी आज भी 5% से कम है। हमारे 3000 इंडस्ट्रियल एरिया में जो कंपनीज हैं वहाँ आज भी कोई कंपनी के पास 5 से ऊपर परसेंटेज नहीं है डाइवर्सिटी का, मतलब महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो धरा मैम ने बात बोली कि शायद हमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी आज भी ऐसी फील्ड हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आज भी विमेन बहुत पीछे हैं। बट यस, कहीं ना कहीं हम सब मिलके एक डायरेक्शन में काम करेंगे, डेफिनेटली विल डू अमेजिंग वर्क। एंड देन जब हम इसको देखते हैं कि जेंडर हैज़ ब्रेन, हम ब्रेन की अगर बात करते हैं तो ब्रेन हैज़ नो जेंडर, टैलेंट हैज़ नो जेंडर। सो व्हाई वी आर लैकिंग? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें पीछे धकेलते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? आई थिंक उसमें हमें अदिति की जर्नी जानने में बहुत ज़्यादा, हम सबके लिए वो इंस्पिरेशन है, मेरे लिए भी वो एक इंस्पिरेशन थी। 2016 में जब मैं उनको सर्च कर रही थी, 18 में मुझे इनसे पहली बार इनके ग्रुप, इनकी जो कम्युनिटी थी इंदौर स्टार्टअप कम्युनिटी, दैट वाज अ वेरी फर्स्ट कम्युनिटी इन इंदौर जो किसी विमेन ने बनाई थी और वो स्टार्टअप्स के साथ मिलके काम करते थे और दूसरों की हेल्प करते थे विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव। इनकी कंपनी अलग थी बट वो उस कम्युनिटी का मैं पार्ट बनने का मौका मिला, वहाँ से हमने एक दूसरे को जाना एंड जर्नी इज सो लॉन्ग एंड वी आर स्टिल गुड फ्रेंड्स। एंड मुझे नहीं पता था कि मुझे लाइफ में इनके साथ कभी कॉफ़ी पीने का मौका मिलेगा एंड आई फाउंड दैट अपॉर्चुनिटी। सो दैट्स ऑल अबाउट आई मीन। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड अदिति, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत तो हिंट दे दिया है हमारी ऑडियंस को, बट इस डिस्कशन की शुरुआत में आपकी जो स्टार्टअप है उसकी पहले की जर्नी से शुरू करना चाहूँगी। आई थिंक दैट विल बी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर ऑल। थैंक यू। टेल मी। Yeah. So thank you, team Women's Late and Dharaji for having me here. And thank you, Deepika, for so generous introduction. Thank you everyone for be here to listen to me and I hope मैं जो बताऊंगी शायद आपके लिए मे बी कुछ इम्पैक्ट लाए।
So, if I talk about before startup, so obviously एक हर इंसान की तरह मेरी स्टार्टिंग में एक जिद से हुई, और वो जिद थी कि जब मैं कभी बचपन में शेयर करती थी कि मुझे ये करना है या मुझे पायलट बनना है या एस्ट्रोनॉट बनना है, तो बस ये बोल के रोक दिया जाता था कि तुम नहीं कर सकती क्योंकि तुम लड़की हो, बचपन से। और मैं बहुत छोटे गांव से हूँ, बुंदेलखंड से, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में गांव है। तो यू कैन रिलेट देन बेटर। सो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में गांव है गढ़ी मलेरा, मैं वहाँ से हूँ। फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स और मेरी ग्रैंड मदर स्पेशली, उन्होंने एजुकेशन में बहुत सपोर्ट किया। शी ऑलवेज बिलीव्ड इन गर्ल्स एजुकेशन, वन ऑफ अ रेयर फैमिली आई वुड से। एजुकेशन बहुत अच्छी, जब एजुकेशन मेरे गांव की जगह छतरपुर में हुई तो मेरे ड्रीम्स के पास भी ना कोई लिमिट नहीं थी। और मेरी ग्रैंड मदर ने कभी मुझे ट्रीट नहीं किया कि यार ये लड़की है या लड़का है, क्योंकि हम 2 सिस्टर्स ही थे, नो ब्रदर। तो मेरे दिमाग में ना ये बात कभी आई नहीं कि मैं लड़की हूँ और कुछ कर नहीं सकती बिकॉज ऑफ माई ग्रैंड मदर। और जब मैं अपना ड्रीम किसी से शेयर करती थी तो अचानक से सब याद दिलाते थे कि यार ये तो लड़की, तुम नहीं कर सकती। मैं कहा ये क्या होता है। एक्चुअली वहाँ से स्टार्ट हुआ। मैं कहा नहीं, मेरे को तो चांद पे जाना है। बोले तुम नहीं जा सकती। पायलट बनना है, नहीं बन सकती। वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई वो इसी जिद पर थी कि लोग जो बोल रहे हैं ना कि नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज कि मैं एक लड़की हूँ, वो तो पक्का करना है, बाकी जो है जिंदगी में होता रहेगा। सो वहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया तो कुछ कुछ लिमिटेशंस थी, लाइक पायलट के लिए, एस्ट्रोनॉट के लिए मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, जो अच्छा नहीं था। आई कैन एक्सेप्टेड कि ये मैथमेटिक्स की वजह से नहीं कर सकती क्योंकि वो स्कैरी था मेरे लिए। बट देन बाद फिर 10th स्टैंडर्ड में मैंने किरण मजूमदार शॉ की स्टोरी पढ़ी, द बायोकॉन इंडिया की एमडी। शी इज़ माई फर्स्ट इंस्पिरेशन। कहा यार ये तो कर रही है। सेकेंड इंस्पिरेशन माई ओन स्कूल प्रिंसिपल, वो भी एक फीमेल थी, अमेजिंग लेडी। कहा ये कर रही हैं, ये कर रही हैं, तो मैं भी कर ही सकती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो बिजनेस करूंगी। फिर सबने बोला लड़की हो, नहीं कर सकती। देन समथिंग हैपन इन माई लाइफ पर्सनली, आई लॉस्ट माई ब्रदर, आई हैड अ ब्रदर बट आई लॉस्ट हिम। सो वो जर्नी फिर एक मेडिकल साइड चली गई, बट वो हमेशा एक जिद थी कि जिसने कहा है कि नहीं कर सकती वो तो करना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि बिजनेस करना है, बट देन अगेन रियलाइजेशन हुआ। मम्मा सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम मैं आप सबसे बोलूँगी, सबसे पहले फीमेल्स को रोकने वाली ना फीमेल्स होती हैं, कोई और नहीं होता। जो मम्मा मेरी अभी तक सपोर्ट कर रहे थे थ्रू आउट माई एजुकेशन, और जैसे ही मैंने बोला कि कुछ ऐसा करना है जो सोशल स्टैंडर्ड्स में नहीं है, शी इज़ द फर्स्ट वन टू टेल मी ये नहीं करना है। मतलब वो सपोर्ट सिस्टम जो मेरा था वो अचानक से एकदम अपोजिशन में कन्वर्ट हो गया। एंड नाउ आई हैड टू फाइट अ न्यू बैटल विथ माई ओन फैमिली। अब तो और पक्का हो गया था कि यही करना, हूँ तो अपनी दादी की लड़की। तो मैं दादी जी ने उस टाइम में पढ़ाई की, एजुकेशन की, उनके हिसाब से बहुत किया उन्होंने। शी वॉज फ्रॉम 1940 टाइप्स। मैं कहा अब मेरे पास तो बहुत रिसोर्सेज है, शी मेड मी केपेबल, तो अब तो यही करना है। एंड देन गांव में लड़कियां आज भी, हमारे यहाँ पे लिटरेसी काफ़ी कम है, और लिटरेसी अगर है भी तो लोग करियर परस्यू नहीं करते, जॉब नहीं करते, सिर्फ इतना पढ़ाई करते हैं कि शादी के काबिल हो जाए। हाँ पढ़ी लिखी लड़की है, शादी हो जाएगी, बस इतनी पढ़ाई होती है। कि इनको ज़रूर बताना है कि लड़कियां क्या कर सकती हैं। सो देन आई केम टू इंदौर, यहाँ पर MBA भी किया, सबसे पहले प्लेसमेंट भी हो गया, बट आई वॉज नॉट हैप्पी, यार जॉब तो नहीं हो पाएगी। एंड उसके बाद प्लेसमेंट के टाइम पर ही आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर, माई बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। मैं कहा मैं आउट ऑफ MP भी नहीं जा सकती, अब तो मुझे यहीं रहना है। एंड देन आई ट्राइड कपल ऑफ जॉब्स, मैंने 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 6 जॉब की 6 महीने में। हर जॉब में मुझे मज़ा नहीं आता था क्योंकि लोग कभी कैपेबिलिटी की वजह से जॉब नहीं देते थे। उनके पास जो काम होता था उनको लगता था ये आपका काम है, इतना करो और जाओ घर, टाइम से आओ, काम खत्म करो, घर जाओ। किसी को ये पड़ी ही नहीं होती थी कि आपकी कैपेबिलिटी है क्या। मैं कहा यार ये तो नहीं है, ये तो नहीं सोचा मैंने कि मैं आई हैव कैपेबिलिटी, मुझे लगता है, तो जब तक ट्राई नहीं कर लेती तब तक तो एक्सेप्ट नहीं करूँगी। सो देन आई मेट माई को फाउंडर एंड हस्बैंड, नाउ माई फ्रेंड दैट टाइम, मयंक। एंड उसका कुछ करना है तो ट्राई क्यों नहीं करते कुछ। सो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट बिजनेस ड्यूरिंग माई MBA ओनली, विच इज़ तितलियाँ क्रिएशन, आर्ट एंड क्राफ्ट में। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी सो मैनी आर्ट आउटसाइड। एंड फ्रॉम देयर अगेन द जर्नी स्टार्टेड, क्योंकि MBA कंप्लीट हो चुका था मैंने स्टार्ट करते करते, बट नाउ आई वॉज द मोस्ट एलिजिबल टू गेट मैरिड। अब और नया बैटल था कि बिजनेस भी चालू किया,
प्लेसमेंट भी छोड़ दिया और अब शादी की बात भी घर पे करनी है, घर वालों को कैसे समझाएं? देन मैंने घर वालों को बताया कि मुझे नहीं करना, मेरे को बिजनेस करना है। अगेन सेम प्रॉब्लम स्टार्टेड, अभी तक तो चल गया तुम्हारा, अब ये सब बंद करो, हमको तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, घर वापस आ जाओ। और अगर करना है तो बैंक की तैयारी करो, बैंक पीओ करो, ये करो वो। मैं कहा एमबीए के बाद कौन बैंक पीओ करता है, क्यों करना है? और मुझे बोले टीचिंग कर लो वरना घर आ जाओ। सो देन अगेन दैट बैटल स्टार्टेड कि क्यों, बिजनेस कर सकती हूँ तो करने क्यों नहीं देते? क्या होगा, फेल हो जाऊंगी ना, ठीक है चलेगा। बट वो बैटल इंटरनल से वो जिद में कन्वर्ट हुआ कि अब तो नहीं रुकूंगी जब तक ये कर नहीं दूंगी। एंड दैट टाइम हमारे एमपी में, एज दीपिका मेंशन, नहीं एग्जाम्पल्स थे। तो मैं कहा वो एग्जाम्पल तो बनना है। हमारे गांव की जो लड़कियां हैं, ऐसा होता था मैं उनसे पूछती थी ना कभी गांव जाके कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, वो मेरे से डर के भाग जाती थी कि क्वेश्चन पूछा क्यों, क्योंकि उनके पास नहीं आंसर होता था। मैं कहा ये तो एग्जाम्पल बनना है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसलिए पढ़ाई कर रहे हो कि सिर्फ शादी हो जाए बस। एक पर्पस होना चाहिए लाइफ का। शादी करने में बुराई नहीं है, बट उसके लिए आप करियर कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो? आप कर सकते हो तो ट्राई क्यों नहीं करते? बहुत सारे जॉब्स होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि दिस टाइम आई वोंट क्विट। फर्स्ट बिजनेस छोड़ा, दूसरा नहीं छोड़ूंगी। जॉब ट्राई किया, जॉब में हर जगह मुझे लगा ये दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग माई कैपेबिलिटी एंड आई होल्ड मच मोर देन दिस। ये सपने तो एस्ट्रोनॉट वाले ही थे, आज भी बिजनेस में भी करना था तो बड़ा ही करना था। तो आई थॉट कि नो, दिस टाइम आई वोंट स्टॉप। वो बैटल मेरी फैमिली से 4 साल चला। स्टार्टिंग मैंने 2014 में की एंड 3 साल तक तो उनसे छुपा कर चला, उनको नहीं बता पाई, क्योंकि अदरवाइज वो शादी का ऊपर लटक रहा था कि शादी करनी पड़ेगी, वापस आ जाओ। 3 साल तक मैं उनको नहीं बता पाई कि मैं बिजनेस कर रही हूँ। दे वर नोइंग कि मैं जॉब कर रही हूँ। आई डोंट इनकरेज दिस, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था, सो आई हैड टू। बट वो जिद थी कि अगर जब बताऊंगी तो उस लेवल पे होना चाहिए कि बंद करने को नहीं बोले। तो उनको पता भी चला, तो न्यूज़पेपर से पता चला। एंड आई वॉज इन्वाइटेड इन नेपाल to represent women entrepreneur again from MP India, and I took them with me. That was the time when they accepted me कि यार लड़की कुछ तो अच्छा कर रही है और अब इसको करने देते हैं। So again the journey जिद की जर्नी थी। जो जिसने कहा कि नहीं कर सकते तो वही करना था, एंड प्रूफ करके दिखाना था कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, करने का मौका दो। और फिर जब मुझे लगा मौका नहीं मिल रहा तो मुझे लगता मौका छीन लेना चाहिए, वेट नहीं कर सकते। सो आई वुड सजेस्ट दिस टू यू ऑल, एवरीवन, जो भी कुछ करने की इच्छा रखता है ना, लाइफ एक ही है, करने का मौका नहीं मिले तो छीन लो, करके दिखाओ। कम से कम बाद में रिग्रेट नहीं होगा कि यार ट्राई कर लेती तो शायद कर लेती। तो मैंने पेरेंट्स को यही बोला, अच्छा होगा बुरा होगा जो होगा मेरा होगा, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, मुझे पढ़ाकर मुझे काबिल बना दी, अब मुझे करने दो, जो होगा मैं समझ लूंगी आगे। सो दिस इज एक्चुअली शेप्ड मी। और जिद मेरी, और कभी ये ना सोचना कि यार मैं लड़की हूं तो मैं कुछ कर नहीं सकती। दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट मेड मी हु एम आई टुडे। वेरी इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। तो मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मैं भी एमपी के सबसे स्मॉल टाउन दतिया से हूँ, मुझे लगता है सिटी, आपका पढ़ाई, आपका जेंडर, एज डजेंट मैटर। नायका की फाउंडर का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। सो देर इज नो एज, कोई डिफाइंड एज नहीं है, आप कभी भी कुछ भी शुरू कर सकते हो। और जैसा धरा मैम ने बोला, जरूरी नहीं है बिजनेस करना है, जॉब करना है, लिट फैक्टर लाना है लाइफ में। आप कैसे भी खुश हो, आपको जो करके मजा आ रहा है ना, दैट वी हैव राइट्स टू लिव हैप्पीली। तो अदिति, मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है ऑफ कोर्स कि आपकी कंपनी को कई बार फंडिंग मिली है। तो मैं चाहूँगी सुपर सोर्सिंग की जर्नी एक बार आप हम सबके साथ शेयर करें, एंड कैसे आपने फंडिंग के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स किए, एंड हाउ यू स्टार्टेड दिस जर्नी, एंड नाउ एग्जैक्टली व्हाट इज योर बिजनेस मॉडल। सो इंजीनियर बाबू एक्चुअली में एक आईटी कंपनी थी। जब मेरा फर्स्ट स्टार्टअप था उसका नाम इंजीनियर बाबू था, उसको हमने रीब्रांड किया सुपर सोर्सिंग में। इंजीनियर बाबू एक वेरी टिपिकल आईटी सर्विसेज कंपनी, एंड मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो यू कैन इमेजिन कि उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कंपनी के फाउंडेशन में नहीं था। इट वाज मयंक एंड आई जॉइंड हिम लेटर, एंड वो हम सर्विसेज देते थे। एंड दैट इज़ द टाइम वी रियलाइज कि सर्विसेज की जो इंडस्ट्री है आईटी सर्विसेज की, वो कुछ खास ग्रो नहीं हो रही है, और बहुत सारी कंपनीज है वो स्ट्रगल करती रहती है कि एक लेवल के बाद वो ग्रो नहीं कर पाती, और 25-50 की टीम साइज के बाद ग्रोथ रुक जाती है।
वो हमारे साथ भी हुआ 4 साल में। जब हम उस टीम साइज पर पहुंचे, बहुत एफर्ट लगाए, लेकिन उस बेंचमार्क को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे और प्रॉफिटेबल भी नहीं हो पा रहे थे द वे वी वांटेड। सो दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि कुछ तो प्रॉब्लम है, इस इंडस्ट्री का जो प्रोसेस है उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ही हो रहा है। तब जाकर सुपर सोर्सिंग की स्टार्टिंग हुई। तो हमने रियलाइज़ किया कि आईटी सर्विसेज में जो आउटसोर्सिंग होती है, आईटी सर्विसेज में होता है कि प्रोजेक्ट यूएस से आते हैं जो यहाँ की कंपनीज करती हैं, आईटी के जो सॉफ्टवेयर्स एप्स बनते हैं। मैं कहा जो आते हैं ना, वो कोई भी बंदा कोई भी प्रोजेक्ट ले लेता। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बंगाली कुक को बोलो कि आप नॉर्थ इंडियन खाना बना दो, तो बन तो जाएगा, बट क्या वो स्वाद आएगा? नहीं आएगा। सो सेम वॉज हैपनिंग विथ आईटी। तो इसलिए प्रोजेक्ट्स डिलीवर ही नहीं होते थे। अब एज पर द गार्टनर जो रिपोर्ट आती थी, होता कि 80% प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं होते। तो जब डिलीवर ही नहीं होंगे तो जो प्रॉफिट का पार्ट बचा आपके बिजनेस का, जो लास्ट में पेमेंट आता है, वो आता ही नहीं था। तो कभी प्रॉफिट बनता ही नहीं था। सो दैट इज व्हेन सुपर सोर्सिंग स्टार्टेड। और सुपर सोर्सिंग का बिजनेस मॉडल था कि जिस कंपनी की जिस चीज़ में, जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है, उसको हम वही बिजनेस और ज़्यादा ला कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, जिसने जोमेटो जैसी ऐप बनाई, उसको और फूड डिलीवरी की ऐप्स के प्रोजेक्ट्स मिले। जिसने फ्लिपकार्ट जैसी ऐप बनाई, उसको और ज़्यादा फ्लिपकार्ट जैसे प्रोजेक्ट्स मिले। तो उनके साथ फास्टर डिलीवरी होती थी, बग्स कम होते थे, आई मीन इश्यूज कम आते थे, और वो बहुत स्मूथली डेवलप और डिलीवर होती थी। एंड दैट्स व्हेन इट क्लिक्ड टू द इन्वेस्टर्स। जब हमने उनको शेयर किया कि दिस विल रिवॉल्यूशनाइज द आईटी इंडस्ट्री एज अ होल, तब जाके हमारे जो विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के जो फाउंडर, वो हमारे कैप्टेबल पर, हमारे बोर्ड में है। सो ही इज़ द वन ऑफ द इन्वेस्टर इन सुपर सोर्सिंग। और ऐसे ही हमारे पास करीब 15 और इन्वेस्टर्स हैं। सब आइडिया में दम था एक इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज करने का, इसलिए वो फंडिंग हुई। और मैंने कभी सोचा नहीं कि इंदौर में रह के, अगेन मैं आई नेवर थॉट ऑफ कि इंदौर में रह के या फीमेल होके फंडिंग नहीं मिलेगी। लाइक वी बोथ केप्ट ऑन ट्राइंग टू रीच आउट मोर इन्वेस्टर्स। सो दिस इज हाउ द फंडिंग पार्ट हैपेंड। तो अभी आप जो सर्विसेज दे रहे हो वो अक्रॉस ग्लोब दे रहे हो और अक्रॉस ग्लोब। और हमारा अभी जो काम है वो ये है कि इंडिया के कोने कोने में जो टैलेंट है, उनको उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग मैचिंग जॉब्स दिलाना। सो रिमोट स्ट्रक्चर में, जहाँ भी, बेबी ईस्ट में, साउथ में, किसी भी कॉर्नर में ऑफ इंडिया, दे कैन गेट द जॉब ऑफ देयर स्किल्स। so ultimately what I understood from your journey, like you consider the mindset, मतलब मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट शायद माइंडसेट है। आपने अपने माइंडसेट को कभी ब्लॉकेज ही नहीं बनने दिया आपके करियर पाथ पे कि आप इंदौर में हो तो इन्वेस्टर्स नहीं मिलते। आज भी बहुत सारे स्टार्टअप्स मेरे क्लाइंट हैं जिनके साथ मैं बात करती हूँ एंड दे आर लाइक इंदौर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एंड आई थिंक उनको ये शो सुनना चाहिए। इंदौर में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। एंड सब कोई, अगेन वही बात है कि हर बंदा हर कुछ कर सकता है, एक बार करने की कोशिश करनी पड़ेगी, स्टार्ट करना पड़ेगा। और वॉट एवर इट टेक्स, वी ऑल नीड टू मेक दैट एफर्ट इन द डायरेक्शन, एंड वी डोंट नीड टू स्टॉप अंटिल वी रीच देयर। यही एक मंत्रा है जो आप वहाँ पहुँच सकते हो, जो आप करना चाहते हो। 100% अग्री। अच्छा अदिति, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल भी दूंगी। आई एम अ मदर ऑफ 2 daughters and it's so difficult, but I would like to know from your side कि आप कैसे being in mother and into IT, huge pressure, handling 150 plus employees and fitness, घर, career, सब चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हो? First question. So, well, we most of us are doing that today. So, थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि वी वर डिस्कसिंग वन डे व्हेन वी मेट कि मॉम्स के साथ एक प्रॉब्लम आता है विच वी हैवंट रियलाइज्ड, इज अ मॉम गिल्ट। आप बच्चे को घर पे छोड़ के जाते हो, आपको लगता है बच्चे को घर पे छोड़ के मैं अपना करियर परस्यू कर रही हूँ। फिर आपको लगता है कि यार मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे करूँ। और इवेंचुअली यू विल रियलाइज वन डे कि योर किड्स आर ग्रोन अप एंड नाउ यू आर एम्प्टी हैंडेड। 2 से 3-4 साल बाद जब बच्चे स्कूल में बिजी हो जाते हैं, फिर आप सोचते हो कि यार अब मैं क्या करूं। तो जो 3 साल का गैप है वो इतना बड़ा हो जाता है कि रीस्टार्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और आज के टाइम में तो अभी 10x डिफिकल्ट है क्योंकि हर 6 महीने में दुनिया बदल रही है। मैंने ये सोचा कि मैंने मेरी फ्रेंड्स को ये फेस करते देखा था जिन्होंने ब्रेक लिया था और उनके लिए रीस्टार्ट करना कितना डिफिकल्ट था। एंड सेकेंड, मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पार्टनर्स हैं। 1 महीने 15 दिन के बाद तो उनके ऊपर जो काम का प्रेशर था वो ऐसा था कि अब मैं रह ही नहीं सकती थी बिना काम किए हुए। सो द थिंग इज,
आई डिसाइडेड, मेरे एक मेंटर थे, उन्होंने बोला कि अदिति, ये जो फीलिंग्स हैं दे आर मोर ड्रिवन बाय हॉर्मोन्स। डिलीवरी के बाद जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तुमको 6 महीने बाद ये लगेगा कि यार अब तो मैं खाली हो गई, मैंने क्यों टाइम वेस्ट कर दिया। क्योंकि जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स नॉर्मल होते हैं, जब आप नॉर्मल कंडीशन में आते हो, तो आपको सब चीज़ें फिर प्रैक्टिकल नजर आएंगी। उस टाइम पे आप इमोशनल ज़्यादा होते हो। तो बोले ये ट्रैप है, इसमें फंसना नहीं। आपका बच्चा तब भी दौड़ के आपके पास आके आपको हक करेगा एट द एंड ऑफ द डे, जब आप पूरे दिन काम करने के बाद आओगे। और आप अगर 24 घंटे भी रहोगे उसके साथ तो भी सेम आपको अफेक्शन मिलेगा। तो इससे फॉर लिमिटेड टाइम आप इससे इम्पैक्ट मत डालना। आप अपना काम मैनेज करो, साथ में जैसे भी आप बेबी को मैनेज कर सकते हो करना, बट काम को ड्रॉप मत करना। एंड उन्होंने क्योंकि मुझे पहले ही बता दिया था, तो जब भी ऐसा कुछ होता था ना, तो मुझे उनकी बात याद आती थी कि नहीं यार, इट्स अ ट्रैप और ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। सो आई नीड टू कीप फाइटिंग टू टेक इट प्रैक्टिकली। तो मैंने अपने फर्स्ट स्टार्टिंग के डेज में, सो पहली बात तो मैंने गैप लिया ही नहीं। इवन द डे आई गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आई वॉज वर्किंग, फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई वॉज टेकिंग कॉल्स, क्योंकि मेरे लिए वो ऑप्शन था ही नहीं। 2-3 डेज का थोड़ा सा ऐसा था कि हाँ सिर्फ कॉल्स पे काम हो रहा था। आफ्टर 3 डेज आई स्टार्टेड सिटिंग एंड स्टार्टेड वर्किंग। मेरे पास ऑप्शन नहीं था। फुल डे वर्क नहीं किया, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे करके आई स्टार्टेड, बट मेरा गैप कभी भी नहीं था। एंड आफ्टर अ मंथ आई स्टार्टेड गोइंग ऑफिस। बच्चे को ले जाती थी, मोस्टली उस टाइम पे बच्चे सोते रहते थे, वहाँ पर एक बीन बैग पे उसको सुला देती थी और जाकर अपना काम करती थी। जब वो उठती थी, एक कॉर्नर बनाया हुआ था, वहाँ पर फीड कराती थी और फिर आराम से अपना काम में लग जाए। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। एंड वंस शी स्टार्टेड मूविंग, आई हैव अ बेबी गर्ल एक्चुअली। सो वंस शी स्टार्टेड मूविंग, आई जस्ट हायर्ड अ नैनी फॉर द डे टाइम, तो जो उसके एटलीस्ट उसकी थोड़ी बहुत केयर कर सके। बट मैंने हर प्रैक्टिकल कॉल लिया जो लेना चाहिए था। उस समय बहुत डिफिकल्ट था। मुझे लगता था कि आई एम द वर्स्ट मदर एवर, जो बच्चे को बस है। और मैक्सिमम टाइम आई ट्राइड इवन नॉट टू वी हर डिपेंडेंट ऑन माई फीड। मैंने बहुत फॉर्मूला फीड उसको दिया, ऑलमोस्ट 60%। तो सारी वो प्रैक्टिकल कॉल्स लिए जो दोनों को बैलेंस कर सकते थे। एंड आई टेल यू वन थिंग, हमको लगता है एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट कि बेबी को पूरा आपका फीड मिलना चाहिए, बट अगर वो बाद में फॉर्मूला फीड भी ले रहा है ना, तो भी बच्चा अच्छे से बड़ा होता है। क्योंकि मैंने ये किया है तो मैं बोल सकती हूँ। और आज भी आई रियली फील गुड कि उस समय मैंने बैलेंस किया। आज मेरी डॉटर इज मोर इंडिपेंडेंट। वो स्कूल गई, एक भी दिन नहीं रोई। घर आती है शाम को, हमारे साथ 2 घंटे एकदम वैसे ही रहती है। मेरे पास ऑप्शन नहीं है बाहर ना जाने का, सो आई कीप ऑन ट्रैवलिंग। अभी लास्ट वीकेंड आई वाज इन दिल्ली। हर मंथ में 2-1 ट्रिप्स मेरे होते हैं, मेरे हस्बैंड होते। शी इज़ नेवर अ ब्लॉकर। वो कभी ऐसा नहीं होता कि हम उसकी वजह से नहीं जा पाए। शी इज़ नॉट एनी अ ब्लॉकर एनीवेयर इन माई लाइफ। बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत कोऑपरेटिंग चाइल्ड है। सो आई थॉट कि एंड ये मेरी कोशिश थी उस समय कि एक प्रैक्टिकल कॉल पर लेना, उसको छोड़ना दूसरे के हाथ में डिफ़िकल्ट होता है। आप छोटे से बच्चे को किसी नैनी के हाथ में छोड़ते हो, बट अगर आप अपने करियर को परस्यू करना चाहते हो, उसमें गलत कुछ नहीं है। आप फिर भी उसकी उतनी ही केयर करते हो। आप उसकी वैक्सीन टाइम पे लगा रहे हो, उसको खाना खिला रहे हो, उसके लिए खाना बना रहे हो। दैट्स ऑल अ चाइल्ड नीड्स। सो प्रैक्टिकल कॉल्स आर नॉट बैड कॉल्स एट ऑल। लाइफ में कुछ करना है तो वो ब्रेक ज़्यादा बड़ा बैड कॉल है, क्योंकि वो ब्रेक आपको पीछे ले जाएगा और वो गैप हमेशा के लिए क्रिएट हो जाएगा। वो गैप आपको अभी इम्पैक्ट नहीं डालेगा। वो गैप आपको कहाँ इम्पैक्ट डालेगा? व्हेन योर हस्बैंड, उन्होंने ब्रेक नहीं लिया, उनका करियर ग्रोथ अच्छा जा रहा है, बट आपका ब्रेक से आपका करियर ग्रोथ अब उस स्पीड से नहीं जाएगा। यू विल ऑलवेज बी आस्क्ड टू लीव। यू विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन द अदर पार्टनर्स इनकम। इन लॉज भी यही बोलेंगे, वो ज़्यादा कमा रहा है तू छोड़ दे, वो जहाँ जा रहा है तू साथ में जा। ये कंपैरिजन अगर ख़त्म करना है तो वो गैप ख़त्म करना पड़ेगा। सो दिस इज़ माई मोटिव बिहाइंड दैट एंड नेवर वॉन्टेड टू स्टॉप। एंड थैंकफुली got right mentors, they encouraged me not to take a break. वो बोलते थे यार तू कर लेगी, इतना सब कर लिया है। देयर वॉज अ टाइम इनफैक्ट आफ्टर 4 months आई डिसाइडेड यार ठीक है, थोड़ा सा ना बच्चे के साथ थोड़ा सा जी लेती हूँ, मैं इसको टाइम नहीं दे पा रही, खिला ही नहीं पा रही हूँ कुछ भी। तो मेरे एक मेंटर से मेरी बात हुई, तो मैंने उनको बोला, अंकुर वारी को एक्चुअली इफ़ यू फॉलो, ही इज़ माई मेंटर अगेन। तो मैंने उनको बताया, आई शेयर्ड, मेरे को लग रहा है आई शुड क्विट। उन्होंने कहा क्यों? ही लिसन्ड। उन्होंने बोला यार तू कर लेगी यार, इतने 10 सालों से कर रही है, अब क्या नया है इसमें,
थोड़ा सा मैनेज कर ले 2-3 महीने, उसके बाद बच्चा चलने लग जाएगा, बताने लग जाएगा, तो फिर डिफिकल्ट नहीं होगा. तो ही अगेन गेव मी अ पुश. तो एंड वेन एवर यू फील लाइक दिस ना, टॉक टू समवन जिसने किया है या जो आपको समझता है. दे विल डेफिनेटली पुश यू फॉरवर्ड. बात नहीं करोगे तो अपनी सोच में दब जाओगे. तो बात करो, सब सॉल्यूशन मिलते हैं. मतलब ये हम सबके लिए भी एक पुश है विच यू आर शेयरिंग. एंड कहीं ना कहीं जो मॉम गिल्ट की आपने बात बोली, मेरी बड़ी वाली बेटी इज़ नाउ 7 years, मुझे आज भी गिल्ट होता है ऑनेस्टली. वो इट इज़ बाय डिफॉल्ट, इट विल बी ऑलवेज देयर. आपको वाइफ गिल्ट, आपको मदर गिल्ट, आपको बहू वाला गिल्ट, सारे गिल्ट आपको ही होते हैं एज अ पेरेंट्स, सिस्टर, सिबलिंग, सारे गिल्ट हमको होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम शायद सोशली वैसे बिल्ड हुए हैं. एंड विच आई फील नथिंग रॉन्ग, लेकिन जो आपने बोला आई थिंक एवरीबडी शुड फॉलो दिस. सो एक्चुअली द थिंग इज, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आई नो मेल एंड फीमेल्स बोथ आर डिफरेंट, बट इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो इक्वालिटी हमें बिलीव करनी चाहिए पहले अपने आप में. जब फादर जा सकता है बच्चे को छोड़कर ऑफिस, तो हम क्यों नहीं जा सकते. सुपर्ब. उनके लिए भी डिफिकल्ट होता है छोड़ना एक्चुअली बट हम अपने आप में ये ज़्यादा मानते कि यार नहीं, हमारे इमोशंस ज़्यादा है. बट आई थिंक मदर, मयंक एंजॉयज मोर टाइम विथ हर. मैं तो फिर भी कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, बट वो कभी नहीं होते. तो आई गेस इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हिम एज वेल. तो अगर वो कर रहे हैं मैनेज, तो हम साथ में कर सकते हैं, बट कोऑर्डिनेशन चाहिए थोड़ा. अग्री. मुझे इससे एक चीज़ ये भी फील होती है, आई थिंक यू शुड गिव सम काइंड ऑफ इंसाइट्स इनटू इट एज वेल, क्योंकि एज आज ये विमेन का ही सेशन है, सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस फैक्टर. अब मैं मानती हूँ कि अब जो हमारी जनरेशन है उसमें मोस्टली विमेन ने अपना करियर स्टार्ट किया. दे वर स्टडिंग एंड देन दे वर वर्किंग, एंड आज भी वो वर्क कर रही हैं. लेकिन एक होता है ना कि गिव अप करने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट टेकअप करने का सिर्फ एक ही होता है. तो मोस्टली विमेन कहीं ना कहीं ये जो सोसाइटी का प्रेशर है या फैमिली का या फिर मदर गिल्ट, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं विच इज़ 100%. हमें कई बार मेंटोर नहीं मिलता है तो हम गिव अप कर देते हैं. हमें गिव अप करना बहुत आसान लगता है कंपैरेटिवली, वो स्टैंड लेना और वो मजबूती के साथ आगे बढ़ना, वो उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप कुछ टिप्स और सजेशंस दो. सो एक्चुअली लास्ट वीक इटसेल्फ मैं अपनी टीम के साथ भी ये डिस्कशन कर रही थी. तो जैसे आपने कहा कि गिव अप करने के बहुत रीज़न होते हैं, बट स्टार्ट करने का एक. बट द प्रॉब्लम इज़ कि कई बार स्टार्ट करने का वो एक रीज़न भी नहीं होता. हम सिर्फ इसलिए जॉब कर लेते हैं कि यार ठीक है पढ़ लिया है तो जॉब कर लेते हैं. हम लाइफ में कभी कोई गोल नहीं बनाते कि यार मेरे को वहाँ पहुँचना है. जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं. वो गोल होता ही नहीं है. अब जब वो गोल ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं ना कि अगला माइलस्टोन क्या है. तो लगता है कि हाँ अभी हम ब्रेक ले सकते हैं तो ले लेना चाहिए, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे. बट जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे कि वहाँ जाना है और कब तक कितने टाइम में जाना है, वो ऑप्शन हमेशा रहेगा. एंड क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि फीमेल से एक्सपेक्ट किया जाता है गिव अप करना, कि शादी के बाद घर पे ध्यान दो, छोड़ दो. बच्चे होने के बाद बच्चे पर ध्यान दो, छोड़ दो. तुम्हारी इनकम पे डिपेंडेंसी नहीं है, तुम छोड़ सकते हो. तो हम वो ऑप्शन को लगता है यार ऑप्शन तो है. बट द डे विमेन बिकम रेडी कि मुझे, मेरे लिए ऑप्शन नहीं है और मेरे लिए ऑप्शन मत रखो, दैट डे द चेंज विल स्टार्ट. और वो हमसे ही आएगा जब हमारे पास गोल होगा. मैंने मेरे ऑफिस में भी पूछा कि आप बताओ आपको लाइफ में आगे कहाँ तक जाना है. नोबडी वॉज हैविंग आंसर, सरप्राइजिंगली. मतलब मेरी कंपनी में ये हालत है. दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक दो सेशन ऑफ वुमेन इन लीडरशिप. आज जैसे दीपिका ने कहा कि इंदौर में उस समय एक नाम था, मैं आज भी बोलती हूँ मोस्ट ऑफ द इवेंट्स में, अगर आईटी में भी होता है, वुमेन इन टेक आर इवन रेयर, मैं अकेली ही होती हूँ, विच आई रियली डोंट लाइक. कि मुझे भी तो चाहिए जिससे मैं बात कर सकूँ या मैं शेयर कर सकूँ. आप बोर्ड रूम की बात करोगे, बोर्ड रूम में जब कभी इन्वेस्टर्स के साथ होगा, मेरे कैप टेबल पे एक भी फीमेल इन्वेस्टर नहीं है, ऑल आर मेल इन्वेस्टर्स. फीमेल इन्वेस्टर्स हैं ही नहीं. सरप्राइजिंग. 0.5% इन्वेस्टर्स होंगे ऑल ओवर इंडिया में जो फीमेल इन्वेस्टर्स होंगे. क्यों? विमेन्स, ये ऐसा क्यों लगता है कि फीमेल्स आर नॉट फिनेंशियली इंटेलिजेंट और दे कैन टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. ये है, और ये इसीलिए क्योंकि हमने कभी वो एम ही नहीं किया. जबकि हमको बोला जाता है घर के होम मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर. आई एम बेटिंग यू, हम ना बिना पढ़े लिखे हम फाइनेंस में अच्छे हैं. मैंने आज पढ़ाई जो भी की है नहीं की, आज कंपनी का फाइनेंस देखती हूँ मैं.
आज हर बंदा बोलता है शेयर मार्केट रिस्की है, बचपन से यही सुनते हैं शेयर मार्केट रिस्की है, कभी मत करना। मेरे पापा जी ने भी यही बोला। आज मैं उनको बताती हूँ ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें इतना % रिटर्न है। नाउ ही अप्रिशिएट्स दैट। वाओ। सो वो करना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा। ये जो मिथ है ये सारे, और ये मिथ पता है दूसरों के बनाए नहीं, हमारे अपने बनाए हैं। माई पेरेंट्स आर ऑल सपोर्टिव, फादर सपोर्टिव, मयंक का सपोर्ट था तो यहाँ तक आ पाए क्योंकि उन्होंने बिलीव किया कि कर सकते हैं। बट हम भी तो बिलीव करें कि हम कर सकते हैं, और हमारा भी एक गोल होना चाहिए जीवन में कि हमें इस लेवल पे पहुंचना है। वो पता ही नहीं होगा, हमने कार उठाई निकल गए, पता है ही नहीं जाना कहाँ है, तो कहाँ से जाएंगे? जहाँ दिखेगा मौसम अच्छा रुक जाएंगे। तो वही प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट वी ऑल नीड टू हैव वन गोल कि जब तक वहाँ पहुंचेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। 100% अग्री अदिति। मुझे लगता है कि जिन्होंने शायद आज तक अपना कुछ स्टार्ट नहीं किया है, या फिर वो कहीं भी कुछ भी फाइनेंशियल फ्रीडम के फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तो भी मुझे लगता है कि आप ज़रूरी नहीं है वो पैसे के पीछे भागो। पैसा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका खुद का सेटिस्फैक्शन, कि आप कहाँ गोल हो सकता है किसी का गोल सोशल वर्क करने में उसको मजा आता हो सकता है आपका गोल कुछ अलग हो सकता है आपका गोल फाइनेंशियल हो सकता है आपको 200 करोड़ की कंपनी बनानी हो सकता है मुझे 100 करोड़ की कंपनी बनानी हो, बट आपका कुछ भी गोल हो सकता है। सो बट इट शुड बी देयर। यस डेफिनेटली, छोटे से So, छोटा वो बड़े से बड़ा गोल तो होना चाहिए। करियर कैसे रोल प्ले करता है एक विमेन की लाइफ में, एंड उनको क्या करना चाहिए उसके अराउंड? अगेन फर्स्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम गोल। गोल के बाद जो सेकेंड ऑप्शन है विच इज़ लर्निंग। उस गोल में पहुंचने के लिए हमें खुद को कैपेबल बनाना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। हमसे बहुत इंटेलिजेंट लोग हमसे कम टाइम में, हमसे बहुत कम एज में आते हैं, हर रोज़ आते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत हार्ड लर्निंग नीडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा ये, मैंने आज तक कम से कम साल में 10 से 20 बुक्स पढ़ती हूँ जो फॉरेन राइटर्स की होती है, क्योंकि जहाँ मुझे पहुँचना है वो कंपनी शायद यूएस में एग्जिस्ट करती है। इंदौर में बैठ के उस लेवल की कंपनी अगर बनाना है तो मुझे उनका पर्सपेक्टिव जानना ज़रूरी है। आई रीड अलॉट, दिन भर में 6 से 7 आर्टिकल्स तो पढ़ती हूँ। आते जाते मेरा फ़ोन मेरा न्यूज़ बोर्ड है, दुनिया में क्या चल रहा है अपडेटेड रहने के लिए। तो गोल तो डिसाइड कर लिया, बट वहाँ पहुँचने के लिए वो कैपेबिलिटी कैसे आएगी? एज आई मेंशन कि मेरा बैकग्राउंड तो बायोलॉजी है, कंपनी मेरी आईटी है, और काम मेरा फिनेंस का और ऑप्स का है। तो करती कैसे हूँ? पढ़ती बहुत हूँ। पढ़ना, लोगों से बात करना, मिलना, समझना, खुद ये आइडेंटिफाई करना कि जहाँ तक मुझे जाना उसमें मेरी कैपेबिलिटी में गैप क्या है। आई एम माई ओन क्रिटिक। दूसरों को बोलने का मौका नहीं देती है कि आपको ये नहीं आता या आपको ये पता नहीं है। आई एनालाइज माई सेल्फ एंड फाइंड आउट कि अब मुझे नेक्स्ट क्या सीखना है। कंटिन्यूस लर्निंग। सो इट रिक्वायर्स नेक्स्ट लेवल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, फैमिली के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ वो टाइम निकालना। तो मैं तो रात में जब वो मेरी डॉटर सो जाती है उसके बाद का 1 घंटा अपने लिए निकालती हूँ। अभी उसके पहले वीकेंड का जो टाइम होता था वो मेरे लिए लर्निंग टाइम होता था। स्टूडेंट लाइफ में भी सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आई कीप ऑन रीडिंग। सो लाइक फर्स्ट इज़ गोल, सेकेंड इज़ लर्निंग, देन द टाइम मैनेजमेंट एंड डेडिकेशन कि ये तो करना है नो मैटर वॉट। बीमार हो, नहीं टाइम मिल रहा, किसी का सपोर्ट है नहीं है, करना है बस। सो और करियर के माइलस्टोन्स डिसाइड करने चाहिए कि हमें यहाँ से कहाँ जाना है और फिर वहाँ से कहाँ जाना है। एंड आफ्टर रीचिंग दैट माइलस्टोन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट। सो स्टार्ट करने से पहले हमारा स्टार्ट करना था, देन फंडिंग सिक्योर करना था, फंडिंग के बाद एक लेवल पे लेके जाना है, और अब हमारा एक और टारगेट सेट है जो 3 साल का टारगेट है। तो आपको कंटिन्यूस मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से। ओके, सो मेरा एक और पॉइंट है जो मुझे लगता है कि ये शायद हमें ऑडियंस के साथ बात करना चाहिए, बिकॉज देर आर ह्यूज क्राउड एंड गुड अमाउंट ऑफ विमेन आर हियर। कहीं ना कहीं हम लोग एक जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, सो कहीं ना कहीं आज जो कोलाबरेटिव मार्केट है, एंड जहाँ पे बैंगलोर एंड मेट्रोज में आप देखोगे जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हाउ वी कैन इंस्टेड ऑफ अ कॉम्पिटिशन इनसाइड द विमेन, अगर वो एक आर्टिस्ट है एक दूसरी आर्टिस्ट है, आप दोनों कोलैबोरेट करके कैसे बड़ा गोल ले सकते हो। सो वो अप्रोच कैसे लाई जाए और वो हम सबको कैसे हेल्प करेगी? सो ये बात मैं काफ़ी इवेंट्स में मेंशन भी करती हूँ कि हम बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट, बट आई लिटरली बिलीव कि वुमेन्स आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। इट्स जस्ट वो एम्पावरमेंट, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, हम एक दूसरे के लिए ना बिचिंग करते हैं लिटरली। इट्स हार्ड बट ट्रू।
कोई आगे बढ़ रहा होगा ना तो तारीफ नहीं करेंगे, तारीफ झूठी करेंगे, बुराई सच्ची करेंगे। वो एटीट्यूड खत्म करना पड़ेगा, नहीं ग्रो करेंगे, राइट? We have to hold each other's hand. एग्जैक्टली। आज लड़के अक्सर हमें कमेंट करते मिलते हैं, यार तुम लड़कियों की दोस्ती कच्ची होती है, और आप बॉयज की फ्रेंडशिप देखोगे तो बहुत सॉलिड होती, क्योंकि उनमें कुछ ऐसा नहीं, कोई जेलस नहीं होता यार कि अगर कोई ग्रो कर रहा है तो उससे जलन हो कि यार इसने तो मेरे से अच्छे कपड़े पहने हैं, या ये तो मेरे से ज़्यादा ऊंची पोजीशन पे। आज भी मयंक के फ्रेंड्स ने हमें टाइम टाइम पे इतनी हेल्प की है कि उन्होंने अपने एजुकेशन के पैसे हमको दिए जब हमें नीड थी। और छोटा मोटा अमाउंट नहीं, हमारी 2 साल पुरानी कंपनी थी और कुछ ऐसा हुआ कि हमारे पास पैसे नहीं थे सैलरी देने को, भाई उस बंदे ने एक बार में 9 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, जबकि उसको अगले 6 महीने में देने थे। वाओ। पूछा भी नहीं कि तू कब लौटाएगा। एंड दैट इज वेयर द सपोर्ट हैपेंस, तब जाके ऐसी जर्नी बनती है। और आज अगर मुझसे पूछा जाए मेरी किसी फ्रेंड ने किया हो ऐसा, बट वी हैव टू ब्रेक दिस, यू नो, हियर एटलीस्ट हमें कभी तो वो साथ में आके एक दूसरे के हाथ करना पकड़ ही के पड़ेगा। वो कोलैबोरेटिव अप्रोच लानी पड़ेगी। जब ये होगा तभी मोर एग्जाम्पल सामने आएंगे। वी हैव टू होल्ड एंड सपोर्ट ईच अदर, दिस इज द रियल एम्पावरमेंट, एंड दैट इज हाउ द वुमेन वुड ग्रो। एंड अभी वैसे तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, यू नो, मार्केट में। अब तो डिजिटल दुनिया भी इतनी बड़ी हो गई है कि अब आप छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी बहुत बड़ा नाम बना लेते हैं विद इन फ्यू मंथ्स। सो बट फिर भी आपको क्या लगता है कि विमेन के अराउंड और कौन से ऐसे करियर टिप्स हैं और कौन से ऐसे, यू नो, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें इनको हाथ आजमाना चाहिए, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से बैठ के, अगर आपके पास कुछ भी ऐसी बाउंड्रीज हैं जहाँ बाहर नहीं जा सकते हो, बट कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज ह्यूज है। मतलब डिमांड और सप्लाई की अगर मैं बात करती हूँ, इट इज, यू कांट इवन इमेजिन। क्योंकि मैं एचआर बैकग्राउंड से हूँ और अभी मैं देखती हूँ हर जगह सबको फीमेल हायर करनी है। हर इंडस्ट्री का जो टारगेट है दैट इज मोर देन 35%। सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में 34% का डाइवर्सिटी रेशियो है, मैन्युफैक्चरिंग में आज भी 5% है। तो उसके अराउंड इतनी अपॉर्चुनिटीज के बाद भी इतना बड़ा गैप, तो आप क्या सजेशंस दोगे हमारी ऑडियंस को कि उनको कहाँ करियर ऑप्शंस फाइंड आउट करने चाहिए? एज पर मी, मैं करियर ऑप्शन सजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अगेन ये लगता है कि जब तक हम अपनी पूरी कोशिश नहीं करते तब तक नहीं होगा। तो करियर ऑप्शन तो आप कोई भी चूज कर सकते हो, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं। सबसे पहले एटीट्यूड एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मुझे करना है। एजुकेशन करने के बाद रुकना नहीं है। फील्ड में आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। आप आज की बात कर रहे हो, मैं तो बोलूँ जब मेरे फादर इंजीनियरिंग में थे, उनके बैच में भी सिविल में लड़कियां थी। वाओ। तब भी थी, तो आज क्यों नहीं? तो जब लड़कियां थी तो फिर वो कहाँ, वो रेशियो बढ़ना चाहिए। वो बढ़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि हम हमारे मेंटल ब्लॉकर हैं। हमें हमारे दिमाग से ब्लॉकर हटाना है कि ये इंडस्ट्री हमारी है, ये इंडस्ट्री हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है लिटरली। अगर आप देखो तो जर्नलिज्म मुझे ना सबसे हार्ड लगता है। व्हेन आई सॉ, मूवीज में ही देखा है या जर्नलिस्ट को देखा है, बहुत हार्ड है। तो फिर क्या बचा? क्यों नहीं कर सकते? आज लड़कियां जोमेटो की फूड डिलीवरी कर रही हैं, पेट्रोल पंप पर भी काम करती, तो कौन सी इंडस्ट्री है जहां नहीं है? इट्स जस्ट कि हमें ऐसा डिसाइड, हम लगता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। सब कर सकते हैं। So you mean to say the huge entire world for us, and we Yes, can go it is. anywhere and we can It find the is. opportunities? You have to be ready. The day you are ready, the opportunity is yours. Wow. So now I would like to, give my seat to the audience where you can ask any questions to even Aditi or me or anybody. So I think if anybody is having any questions, please. हेलो। Yes. मैम, जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत बढ़ रहा है अभी। मैं भी एक आईटी इंडस्ट्री में काम करती हूँ, और अब ऐसा हो रहा है कि वर्क फ्रॉम होम होने से घर वाले बहुत खुश हैं कि यार घर में रहो। मतलब जो एक प्रिविलेज था कि भाई बाहर जाके काम करना है, तो वो ये हो गया कि हाँ चलो घर में ही रह रहे हो आप घर का भी काम देख लोगे, ऑफिस का भी काम देख लोगे। तो ये अच्छा भी है, बहुत अच्छा है, क्योंकि रिमोट के कारण हम बहुत सारी जगह जॉब, बहुत सारी लेडीज़ जॉब नहीं ले पा रही थी क्योंकि रीलोकेट होना पड़ता था, जो कि दोनों के लिए फीजिबल नहीं था। लेकिन ये जो कल्चर बढ़ रहा है लाइक वर्किंग फ्रॉम होम, वो कितना सही है और हमारे बेनिफिट में, मतलब अगर हम वुमेंस कम्युनिटी की बात करें तो उसके लिए इन फ्यूचर अगर हम उसका थोड़ा बियॉन्ड देखें, बियॉन्ड फ्यूचर में वो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, या इसके भी मतलब क्या कॉन्स हो सकते हैं?
I want to So it's discuss. a very good question actually. So ma'am, I would like to mention here कि work from home अब बढ़ नहीं रहा है. इंडस्ट्री का ट्रेंड इज गोइंग बैक, जहाँ पे लोगों ने कंपनीज में एम्प्लॉयज़ को वापस ऑन साइट या ऑफिस बुलाने स्टार्ट कर दिया है. इस टाइम पर पहली बात तो मैं आपके उसको कॉन्स बताती हूँ वर्क फ्रॉम होम के. वर्क फ्रॉम होम का कॉन सबसे बड़ा ये है कि आपकी लर्निंग रुक जाती है. आप सिर्फ उसी काम तक लिमिटेड हो जो काम आपको दिया जा रहा है. एक कहलाता है पीयर ग्रुप लर्निंग, वो जब आप एक वर्क कलीग्स के साथ बैठते हो, आप डिस्कस करते हो, सीखते हो, वो लर्निंग ज़ीरो. प्लस घर के काम के बीच में आप जब काम कर रहे हो ऑफिस का, उसके बीच में जो टाइम बचता है ना, आप घर का काम करते हो, आप सीखते नहीं हो, उसमें आपका लर्निंग का एजेंडा बिल्कुल नहीं. तो सबसे बड़ा डेंजर जो आपके ऊपर है, जो रिस्क है, दैट इज योर अप स्किलिंग. वो रुक गई है बिल्कुल. अब क्या होगा, अब जब कंपनी बोलेगी आप ऑफिस आ जाओ, तो पहले तो आपके पास एक ऑप्शन है जॉब छोड़ने का, दूसरा ऑप्शन है कि करते रहने का. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा नहीं मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए, तो कंपनी बोलेगी मैं दूसरा हायर कर लेता हूँ. तो एक आपका जॉब रिस्क वहां भी है. प्लस अगर अब आपने बोल भी दिया ठीक है मैं ऑफिस आ जाती हूँ, तो आप देखोगे कि आपके कलीग्स के कंपैरिजन में आपकी लर्निंग बहुत आउटडेटेड है. तो देयर इज अ रिस्क कि आपको वो ग्रोथ मिलेगी ही नहीं जो आपके कलीग्स को मिल रही है. तो आपका ग्रोथ आप रोक रहे हो. या तो आप इतने ज़्यादा पैशनेट हो अपने करियर के लिए कि आप घर में भी वो पूरा टाइम काम करके जो टाइम बच रहा है उसमें लर्निंग कर रहे हो, तो आपको घर बैठे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी वुमेन्स हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. नहीं कर पाते हैं. आज मैं भी अगर करती हूँ ना तो घर से कभी काम, तो मुझे पता है बीच का टाइम वो वेस्ट होता है. सो आई नेवर प्रेफर्ड वर्क फ्रॉम होम. दिस इज द रीजन कि मैंने अपनी डिलीवरी के बाद भी आई स्टार्टेड गोइंग टू ऑफिस. अगर आपके पास ऑप्शन हो ऑफिस से काम करने का, सो आई वुड प्रेफर टू ट्राई दैट. वो आप जब घर से एक स्टेप आउट करते हो, आप बहुत कुछ सीखते हो, सिर्फ काम नहीं, हाउ टू मैनेज पीपल, लाइफ, पीपल अराउंड यू, लर्निंग एंड एवरीथिंग. सो वर्क फ्रॉम होम इज टेम्परेरी इज गुड कि आपको कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए अच्छा है. एटलीस्ट ब्रेक से तो बहुत अच्छा है, बट आपके करियर ग्रोथ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. So every time after your life situation changes and you can go back to office, just try and go back to office. क्योंकि जो रोज जा रहे हैं वो आपसे डेफिनेटली ज्यादा सीख रहे हैं फॉर श्योर. एक और इसमें पॉइंट है अदिति, आई वुड लाइक टू मेंशन. एक मैंने किसी इवेंट में सुना था, देवर शी इज बेसिकली रचना मैम है, शी इज अ थेरेपिस्ट. उन्होंने बोला था कि विमेन आर विमेन एनर्जी हैं और मेन आर डायरेक्शन. तो जब फीमेल बाहर जाती है और वो जो एनर्जी रोल आउट होती है, आप काम करो या नहीं करो बट यू शुड गो आउट. तो वो कहीं ना कहीं जो वर्क फ्रॉम होम वाली बात बोली है, उसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी, वो आपको मेंटल पीस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज होता है, आप नए लोगों से मिलते हो एंड यू फील बेटर. आप एक ही जगह पे रह के एक ही जैसे इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं आपको मेंटल ब्लॉकेजेस भी आने लगते हैं. आई ऑल्सो फेस द सेम. अगर आपको बाहर की आदत है ना, आप घर में नहीं रह सकते. आप रह जाओगे ना, आप बुरा फील करोगे कहीं ना कहीं. मतलब जो परिंदा उड़ता है वो पिंजरे में कभी खुश नहीं हो सकता. सब कुछ मिल रहा है आपको, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, पानी मिल रहा है, दाना मिल रहा है, सब वही मिल रहा है, बट आई स्टिल मिस के आई यूज्ड टू फ्लाई. तो वो नहीं मिलेगा घर पर. I think we have one more person who would like to ask something. Hello Aditi, hello Dipti. My name is Swati and I am a journalist basically. So पिछले करीब 19 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ और मुझे नहीं लगता, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी कि कहीं भी अगर आप काम करना चाहते हैं, जैसा आपने कहा, तो आदमी औरत में कोई फ़र्क होता है, मुझे नहीं लगता. मैं आपसे एक चीज़ पर्सनली जानना चाह रही हूँ, और चूंकि आज इतनी सारी महिलाएं यहाँ इकट्ठी हैं, आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही, बहुत इंकरेजिंग वर्ड्स कहे. मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, अभी सोशल मीडिया पे और वर्चुअल वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि आदमी जो है वो पीरियड्स क्रैम्प्स को महसूस करते हैं, और साथ ही एक डिबेट ये भी चला है कि काम की जगह पे पीरियड्स लीव दिए जाए महिलाओं को. पर्सनली मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा करने से महिलाएं और पिछड़ जाएंगी. मैं आपके विचार इस बारे में जानना चाहती हूँ. Thankfully someone said this, but please don't get offended. Actually I also believe the same. मेरे ऑफिस में भी लोगों ने बोला कि ये करना चाहिए. मैं कहा क्यों? आपको नहीं पता कि आपका अपोजिट जेंडर भी कुछ फेस कर रहा हो. यू नेवर नो दिस. जब हमें काम बराबरी से करना है, हमको सैलरी बराबरी से चाहिए, हमको ग्रोथ बराबरी से चाहिए, तो हम काम क्यों नहीं बराबरी से करते? मैनेज करने के बहुत तरीके हैं. जब उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैनेज करते हैं, तो हमको भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम भी मैनेज कर सकते हैं. अभी आपको जब आप ग्रोथ की बारी आएगी ना, एक लीडरशिप में आपको ऊपर बढ़ाने का, आपका एम्प्लॉयर ये सब सोचेगा कि एक फीमेल साल में इतने दिन कम काम करेगी,
एज कम्पेयर टू मेल्स जो कभी नहीं मांग रही ये चीज़। तो आप क्या चाहते हो कि ये टेम्परेरी बेनिफिट मिले या आपको परमानेंट ग्रोथ मिले? और जब compete कर रहे हो तो फिर बराबरी से करो। वी आर नो लेस, वी आर नॉट एटलीस्ट वीकर, वी आर एबल टू मैनेज दिस इज वाई वी आर हैविंग इट। सो आई एक्चुअली डोंट बिलीव कि ये होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये है तब तक आप याद दिला रहे हो एम्प्लॉयर को कि आप अलग हो, आप इक्वल नहीं हो, जब तक आप ये मांग रहे हो। So true, so true. So I think we are done with the session, and we would like to close this. If you want to say something, add something, we can conclude. So just एक चीज again which I always believed, which helped me to come so far. First is never give up attitude. कभी गिव अप नहीं करना है, नो मैटर वॉट। कभी ये मैं हमेशा ये मानती थी दिस ब्रेन हैज़ नो लिमिट्स, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेल और फीमेल और वॉट, दिमाग है चलाओ। आप जब तक रुको नहीं, जब तक आप वहाँ पहुँच नहीं जाते। और गिव अप करने जैसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि हर एक बंदा लाइफ में हार्ड सिचुएशन फेस करता है। जिसकी लाइफ आपको केक वॉक लगती है, नेवर नो कि वो क्या फेस कर रहे हैं। एंड सेकेंड, इक्वालिटी अगर हम मांग रहे हैं तो इक्वालिटी डिलीवर करनी पड़ेगी, तब हम मांग सकते हैं। और हम इक्वल हैं ये हमें मानना पड़ेगा। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि कोई जेंटलमैन खड़ा होकर सीट ऑफर करे। सो ट्रू मैम, सो ट्रू। सिंपल। Actually, thank you, मुझे thank you लगता so है much. अदिति जी के इतने अच्छे सेशन के बाद आपके अंदर लिट फैक्टर तो बहुत अच्छे से जाग गया होगा अभी तक। आई होप आई हैवंट ऑफेंडेड एनीवन। इट्स जस्ट कि मेरे पर्सनल बिलीव्स हैं जिससे मैं काम करती हूँ और अपनी लाइफ डिसीजन लेती हूँ। सो आई जस्ट शेयर दोज।